हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का जो आपका शेड्यूल नंबर सेकंड है, मतलब सेकंड शेड्यूल। बच्चों, सेकंड शेड्यूल में आपके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो है वो आपके 10 क्लॉज है। सेकंड पार्ट में आपके कितने हैं, वो आपके 4 क्लॉज है। और आपका थर्ड क्लॉज में आपके 1 क्लॉज है। पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इसमें कितने क्लॉज है, आपके 10 क्लॉज है। ओके, ये कह रहा है कि सी एन ए प्रैक्टिस विल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही। एक सी एन ए प्रैक्टिस वो गिल्टी माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या क्या माना जाएगा, उसको गिल्टी माना जाएगा अगर क्लॉज नंबर 1 में उसने क्या किया, क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है किसी भी पर्सन को, किसी भी दूसरे पर्सन को बिना क्लाइंट के परमिशन के या फिर बिना लीगल रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, कब अलाउ है, जब क्लाइंट खुद परमिशन देगा या फिर लीगल रिक्वायरमेंट है या फिर रिपोर्ट करना है, फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी है फ्रॉड में टू द सेंट्रल गवर्नमेंट 60 डेज़ के अंदर अंदर। तो देखते हैं। क्लॉज नंबर 1, डिस्क्लोज क्लाइंट इन्फॉर्मेशन टू एनी पर्सन विदाउट अ क्लाइंट कंसेंट और विदाउट लीगल रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट कब, इफ क्लाइंट गिव द परमिशन, क्लाइंट ने परमिशन दिया है। सेकंड, इफ देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट है। एंड थर्ड इफ रिपोर्टिंग ऑफ ए फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 60 डेज। फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 डेज़ के अंदर। अब चलते हैं क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 2 कहता है कि अगर सी एन ए प्रैक्टिस ने क्या किया है, साइन किया है या फिर सबमिट किया है। क्या सबमिट किया है, साइन किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर सबमिट किया है रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिना उसको प्रॉपरली चेक किए हुए हैं। साइन और सबमिट ए रिपोर्ट ऑन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट प्रॉपर एग्जामिन है अनलेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एग्जामिन बाय हिम, और हिज पार्टनर और हिज एम्प्लॉय या फिर किसी कोई भी दूसरा सी एन ए प्रैक्टिस। अब क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है, क्लॉज नंबर 3 कहता है कि आपने अलाउ किया अपने नाम को किसके लिए, एस्टिमेट ऑफ ए फ्यूचर अर्निंग के लिए, इस तरीके से कि लोगों को लगता है कि आपने गारंटी दी है फोरकास्ट के लिए, तब आप गिल्टी माने जाओगे। अलाउ हिज नेम टू बी यूज्ड फॉर एन एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर अर्निंग, EOE। एस्टिमेट ऑफ ए फ्यूचर अर्निंग को आपको कैसे याद रखना है, EOE, एस्टिमेट ऑफ ए फ्यूचर अर्निंग, इन ए वे दैट मेक पीपल बिलीव दैट ही गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट, मतलब उस सी ने क्या की दिया है, गारंटी दी है। एक्सेप्ट मतलब कब अलाउ है, when he can give an देखो he can give a such a report if he directly mention, क्लियरली मेंशन करेगा। क्या क्लियरली मेंशन करेगा, उसको बास जो है वो क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। बी का मतलब बेसिस ऑफ ए फोरकास्ट, ए इज द अजम्पशन एंड एस इज द सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। एंड स्टेट दैट, उसको बताना पड़ेगा कि उसने कोई भी गारंटी नहीं दी। एंड स्टेट दैट ही डज नॉट गारंटी द एक्यूरेसी। तो क्लॉज नंबर 1 जो है वो बात करता है किसके रिगार्डिंग, कि डिस्क्लोज किया है आपने क्लाइंट इन्फॉर्मेशन को उसके बिना कंसर्न के रिगार्डिंग, तो गिल्टी माने जाओगे। या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट आपने दी है बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर एग्जामिन किए हुए हैं, तो गिल्टी माने जाओगे। या फिर आपने नाम को अलाउ किया है कि किसके लिए, एस्टिमेट ऑफ ए फ्यूचर अर्निंग के लिए, और लोगों को लगता है कि आपने क्या दिया, गारंटी दी है फोरकास्ट में। अब बच्चों, क्लोज नंबर 4 जो है वो बात करता है ओपिनियन के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, ओपिनियन ऑन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Clause number 4, express his opinion on a financial statement of any company in which he, his partner, his firm has a substantial interest, 20% or a more share himself or a relative। ये कह रहा है कि आपने एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन दिया है, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्या दिया, मतलब ओपिनियन दिया है, और उस कंपनी में आपका, आपके पार्टनर का या फिर आपके फर्म का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब होता है, जब आपका या फिर आपके रिलेटिव का 20% से ज़्यादा, 20% या फिर उससे ज़्यादा उस कंपनी में क्या है, शेयर है, तो उसका हम बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि कौन कौन से देखो कौन से ऐसे केस है जिस केस में एक पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाइड होता है ऑडिटर बनने के लिए। तो यहाँ पे हम 4 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट इज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ए पर्सन कैन नॉट बी ए ऑडिटर इफ ही इज द ऑफिसर और एम्प्लॉय। ऑफिसर इंक्लूड डायरेक्टर, मैनेजर और एक KMP। देखिए, अगर कोई पर्सन जो है वो उस कंपनी का ऑफिसर है या फिर उस कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वो उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता, ऑडिट नहीं कर सकता। ऑफिसर में 3 लोग जो है वो इंक्लूड होते हैं। ऑफिसर में कौन इंक्लूड होते हैं, 3 लोग इंक्लूड होते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर और एक KMP। KMP से की मैनेजरियल पर्सन। सेकेंड पॉइंट है आपका हिज पार्टनर और एम्प्लॉय इज द ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब कोई CA है जिसका पार्टनर जो है वो उस कंपनी में ऑफिसर है या फिर उस कंपनी में एम्प्लॉय है, या फिर CA का जो एम्प्लॉय है वो उस कंपनी में क्या है, ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय है, तो उस केस में वो जो CA है वो उस कंपनी में क्या नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। आप देखिए, CA मतलब ही हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, मतलब वो CA, उस CA का रिलेटिव और उसका पार्टनर क्या है, उसने क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट इन ए कैश। कैश मतलब आपका कंपनी में, एसोसिएट में या
फिर सब्सिडरी कंपनी में या फिर होल्डिंग कंपनी में अगर सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट होल्ड करके रखा है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, आप ऑडिटर नहीं बन सकते अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन रिलेटिव को छूट दी है, रिलेटिव को बोला गया कि आप फेस वैल्यू अप टू ₹1 लाख तक जो क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो। 4 पॉइंट है आपका, ही रिलेटिव इज द डायरेक्टर और KMP इन ए कंपनी। अगर वो जो CA है उसका जो रिलेटिव है, उसका रिलेटिव क्या है, उस कंपनी में क्या डायरेक्टर या फिर KMP है, तो वो जो CA है वो उस कंपनी का क्या नहीं बन सकता, ऑडिटर जो है वो नहीं बन सकता। अब क्लॉज 4 को मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ। देखो, अगर कोई पर्सन क्या है, लिक्विडेटर है किसी कंपनी में, तो वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन लिक्विडेटर है उस कंपनी में, तो वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। अगर वो उस कंपनी का क्या है, एम्प्लॉय है, तो वो उस कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, अगर कोई क्या है, पार्ट टाइम लेक्चरर है कॉलेज में, अगर कोई CA प्रैक्टिस क्या है, पार्ट टाइम लेक्चरर है कॉलेज में, तो वो उस कॉलेज का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता, उसका ऑडिट नहीं कर सकता। उसके बाद ये देखिए, ये आपका पर्सन, ये कौन है, आपका CA प्रैक्टिस है। उसका जो पार्टनर है वो एक ट्रस्ट में क्या है, या तो ट्रस्टी है या तो वो उस ट्रस्ट में क्या एम्प्लॉय है। तो उस केस में ये जो CA है ना, वो उस ट्रस्ट का ऑडिट नहीं कर सकता। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ये कौन है, आपका CA प्रैक्टिस है और ये आपका क्लाइंट है, ठीक है। एक CA प्रैक्टिस जो है वो अगर सपोज उस क्लाइंट का बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो बना रहा है, तो वो उसी क्लाइंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कर सकता। उसके बाद 6 पॉइंट है आपका, देखो, अगर एक पर्सन है जो कि कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो उस कंपनी में इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर कोई इंटरनल ऑडिटर है एक कंपनी में, तो उसी कंपनी में वो टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है। और आपका पॉइंट नंबर 7 बोलता है डायरेक्टर के रिगार्डिंग। अगर कोई पर्सन जो है वो डायरेक्टर है कंपनी में, ठीक है, अब उसने उस पोजीशन से रिज़ाइन दे दिया, अब वो उस कंपनी में क्या बनना चाहता है, ऑडिटर बनना चाहता है। क्या वो बन सकता है? आंसर इज नो। 2 साल तक वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। कूलिंग पीरियड जो है वो 2 साल है। लेकिन हाँ, वो उस कंपनी के का जो इवैल्यूएशन है वो कर सकता है। तो हमने यहाँ पे कितने पॉइंट है कि 7 पॉइंट है कि लिक्विडेटर है, ऑडिटर नहीं बन सकता। एम्प्लॉय है, ऑडिटर नहीं बन सकता, ऑडिट नहीं कर सकता। पार्ट टाइम लेक्चरर है कोई CA, वो कॉलेज के बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट नहीं कर सकता। एक CA जो है उसका पार्टनर किसी ट्रस्ट में ट्रस्टी या फिर एम्प्लॉय है, तो वो उसका ऑडिट नहीं कर सकता। उसके बाद एक पर्सन है, मतलब CA प्रैक्टिस है, वो उसने अपने क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं, वो उसको ऑडिट नहीं कर सकता। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता, इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। और डायरेक्टर केस में 2 साल का क्या है, कूलिंग पीरियड है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक CA who is the liquidator of the company cannot audit that company. Second point, a CA cannot audit the financial statement of the company where he is working. जहाँ पे वो काम कर रहा है वो उसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। उसके बाद a CA cannot be audit a book of account of the college where he is a part time lecturer. उसके बाद क्या फोर्थ पॉइंट इज द a CA cannot audit a trust if his partner is the trustee or employee of that trust. उसके बाद a CA cannot prepare books of account of the client and also audit the same client. उसके बाद ये रूल जो है, दिस रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है हर एक ऑडिट पे। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ द ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट ऑफ द बैंक और कंकरेंट ऑडिट ऑफ द बॉर्डर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक ऑडिट एक्सेट्रा। क्या है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता। इंटरनल ऑडिटर जो है आपको वो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट बी इंटरनल ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी एंड इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी टैक्स ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी। अब डायरेक्टर के लिए कूलिंग पीरियड हम देखते हैं। इफ अ पर्सन वॉज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ही कैन नॉट एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ दैट कंपनी फॉर द 2 ईयर आफ्टर लिविंग द पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर इन द सेम कंपनी। क्या वो उस कंपनी को इवैल्यूएट कर सकता है? हाँ, वो इवैल्यूएट कर सकता है, अलाउड है। उसके बाद है आपका क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6। उसके बाद आपका क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6। क्लॉज 5 जो है वो बात करता है मटेरियल फैक्ट के बारे में, क्लॉज 6 जो है वो बात करता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में। देखो, अगर ऑडिटर जो क्या हो जाए, फेल हो जाए डिस्क्लोज करने में, क्या डिस्क्लोज करने में, मटेरियल फैक्ट के बारे में डिस्क्लोज करने में, जिसको जो कि उसको पता था, विच इज़ नॉन टू हिम, विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, बट डिस्क्लोजर ऑफ विच इज़ नेसेसरी, बट उसका डिस्क्लोजर जो है वो ज़रूरी है, बट डिस्क्लोजर ऑफ विच इज़ नेसेसरी इन मेकिंग सच ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट अ मिसलीडिंग। उसके बाद वेदर ही कंसर्न विद अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ए प्रोफेशनल कैपेसिटी। और उसके बाद क्लॉज नंबर 6 बात करता है कि अगर ऑडिटर जो है वो फेल हो जाए, क्या किसके रिगार्डिंग फेल हो जाए, कि वो उसने मटेरियल स्टेटमेंट जो है उसका रिपोर्टिंग नहीं की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, विच इज़ नॉन टू हिम, जस्ट फेल टू रिपोर्ट ए मटेरियल स्टेटमेंट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ नॉन टू हिम। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है वो सेम होगा आपके क्लॉज नंबर 6 में भी। उसके बाद देखो ये पॉइंट देखिए आप, ये आपको कह दे कि CA है, ठीक है, उसने ACA appeal before tax authority on the behalf of the client.
सबमिट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन टू द अथॉरिटी विच वेयर फाउंड टू बी फॉल्स एंड मिसलीडिंग। तो वो जो सी है वो गिल्टी में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ी ना कुछ काम गलत किया है, उसने तो बस क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन को क्या किया, इन्फॉर्मेशन के डेटा को आगे प्रेजेंट किया है। देखो, एचआरएस प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट एंड सी हैज ओनली सबमिट द इन्फॉर्मेशन एक्टिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्लाइंट। अब क्लॉज नंबर 7 और 8 देखते हैं। क्लॉज नंबर 7 बात करता है आपको क्लॉज नंबर 7 कैसे याद रखना है। हफ्ते में कितने दिन होता है? 7 दिन होता है। 7 दिन आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो क्लॉज 7 एक्सरसाइज की बात करता है। कौन सा एक्सरसाइज? ड्यू डिलिजेंस का। तो क्लॉज 7 कहता है कि अगर सी ने प्रैक्टिस ने क्या नहीं किया, डूज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और इज ग्लोसली नेग्लिजेंस्ड वेल डूइंग द प्रोफेशनल ड्यूटीज, तो वह क्लॉज 7 में क्या हो जाएगा? गिल्टी माना जाएगा। क्लॉज नंबर 8 आपको कैसे याद रखना है? सफिशिएंट। क्या है? सफिशिएंट 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 में सफिशिएंट क्लॉज नंबर 8। ठीक है। अगर ऑडिटर को नहीं क्या नहीं मिला, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ऑडिट ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर उसको जो आइडेंटिफाइड एक्सेप्शन मिला है वो इतना ज़्यादा मटेरियल है कि ऑडिटर जो है वो जो आपका ओपिनियन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्लॉज नंबर 8 फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और आइडेंटिफाइड एक्सेप्शंस आर सो मटेरियल दैट प्रिवेंट द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो देखिए क्लॉज नंबर 7 जो है वो आपको कैसे याद रखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लॉज नंबर 7। देखिए, अगर जो सी ए है वो क्वेश्चन में कोई भी बेवकूफ़ी करता है तो क्लॉज नंबर 7 जो है, देखो क्लॉज नंबर 7 किसका? सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 क्लॉज 7। ठीक है, एप्लीकेबल हो जाएगा कब? जब भी कोई भी सी ए जो है बेवकूफ़ी करेगा। देखो एग्जाम्पल देखिए, एक सी ने प्रैक्टिस है, ठीक है, वो स्टॉक ऑडिट करने गया बट साइट उसने विजिट नहीं किया, मैनेजमेंट के डेटा पे रिलाई कर दिया, तो क्लॉज नंबर 7 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। भाई स्टॉक ऑडिट करने का तो साइट भी तो विजिट करना पड़ेगा ना, बिना साइट विजिट किए कैसे आप स्टॉक ऑडिट कर लोगे? तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉज नंबर 7 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लॉज नंबर 7 में वो गिल्टी माना जाएगा। अब देखिए, अगर रॉन्ग सर्टिफिकेट आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो क्या क्लॉज नंबर 7 एप्लीकेबल हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या दिख जाए? रॉन्ग सर्टिफिकेट। थर्ड पॉइंट क्या है? इफ द रिपोर्ट इज डिलेड मीन इट इज़ नॉट इशूड ऑन द टाइम, क्लॉज नंबर 7 आ जाएगा। ऑडिटर को रिपोर्ट इशू करना होता है, अगर ऑडिटर ने क्या किया, रिपोर्ट को टाइमली इशू नहीं किया तो क्लॉज नंबर 7 लगेगा। उसके बाद फोरजेड साइन का मतलब फेक साइन। अगर ऑडिटर फेल हो जाए फोरजेड साइन को चेक करने में, फेल टू चेक फोरजेड साइन मीन फेक साइन, तो उस केस में क्लॉज नंबर 7 में वो गिल्टी माना जाएगा। उसके बाद क्या है, और क्या किया सी एन ए प्रैक्टिस ने? क्या किया सी एन ए प्रैक्टिस ने? जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है ना, उसका पासवर्ड जो है वो क्लाइंट को शेयर कर दिया। क्या करना चाहिए हमें? नहीं करना चाहिए। उसने गलती किया ना, उसने बेवकूफ़ी किया ना, तो क्लॉज नंबर 7 में क्या हो जाएगा? वो गिल्टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर उसने इशू किया सर्टिफिकेट किस चीज़ का? ऑफ ए कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको सर्टिफिकेट दिख जाए तो समझ जाना क्लॉज 7 लगेगा। क्या लगेगा? क्लॉज 7। कहीं भी क्लॉज 7 कब लगेगा? जब आपका सर्टिफिकेट आपको क्वेश्चन में दिख जाएगी, आपका शॉर्टकट है। लेकिन यहाँ पे आपके क्लॉज 7 के साथ क्लॉज नंबर 2 भी आएगा। अब आपको ये क्लॉज 2 जो है वो आपको कैसे याद रखना है कि इसके साथ आपको क्लॉज 2 भी आएगा। देखिए, रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल जो है वो आपका क्या होता है? इन्वेंट्री होती है, और इन्वेंट्री के कौन सा इंटरेस्ट लगता है? इंटरेस्ट 2 लगता है, तो समझ जाना आपका क्लॉज 2 यहाँ पे लगेगा। तो इशू सर्टिफिकेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल में 2 क्लॉज लिखेंगे, क्लॉज 7 एंड क्लॉज 2। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ द सर्कुलेशन में देखो सर्टिफिकेट है तो क्लॉज 7 आएगा, और सर्कुलेशन दिख जाए तो आपका क्लॉज नंबर 8 आएगा। बोलो। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया आपने, ठीक है, आपने रिपोर्ट दे दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया, रिपोर्ट दे दी, बाद में आपको पता चला इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो बुक्स में 25 लाख का आ रहा था, एक्चुअली में कितना है? एक्चुअली में वो 10,000 का है। फाइनेंशियल देखो, जब आपने ऑडिट किया, ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, तब इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा था बुक्स में? 25 लाख का, बट लेटर ऑन आपको पता चला वो एक्चुअली में कितना है? 10,000 का। तो इसमें 3 क्लॉज आएंगे। कितने क्लॉज आएंगे? 3 क्लॉज। पहला क्लॉज नंबर 2 आएगा। क्लॉज नंबर 2 क्यों आएगा? क्योंकि आपने रिपोर्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, लेकिन आपने प्रॉपर्ली उसको एग्जामिन नहीं किया, इसकी वजह से तो गिल्टी हुई ना, मतलब गलती हुई, तो क्लॉज नंबर 2 आएगा। क्लॉज नंबर 7 आएगा। क्यों? क्योंकि उसने भाई से बेवकूफ़ी की है। भाई 25 लाख का इन्वेस्टमेंट सही से उसने चेक नहीं किया, जो कि बाद में 10,000 का निकला, तो बेवकूफ़ी की है ना, क्लॉज नंबर 7 आएगा। और क्लॉज नंबर आपका 8 भी आएगा। क्लॉज नंबर 8 क्यों आएगा? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। क्लॉज नंबर 8 इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, जिसके कारण आपसे ये गलती हुई, ये मिस्टेक हुई, ये बेवकूफ़ी हुई। राइट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बता दूँ शॉर्टकट में, जो कि आपको याद रखना है। देखिए,
ऑडिटर ने क्या नहीं किया, स्किल एंड केयर के साथ अपना काम जो है वो नहीं किया, मतलब ड्यू डिलीजेंस के साथ काम नहीं किया। देखो एक तो आपका क्लॉज नंबर 7 आएगा, उसके साथ ऐसे 240 आएगा फ्रॉड का, ऐसे 240 आएगा फ्रॉड का। इसमें आप फ्रॉड का जो ये वाला पॉइंट है वो भी लिख देना, एज पर ऐसे 240 बार करता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू fraud in audit of the financial statement. It is concluded that auditor did not plan and perform the audit विद एन एटीट्यूड ऑफ द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। देखो अगर ऑडिटर जो है वो प्लान करके ऑडिट करता, परफॉर्म करता ऑडिट, तो वो स्किल एंड केयर के साथ करता ना। तो इसमें क्या आएगा, क्लॉज नंबर 7 आएगा और ऐसे 240 आ जाएगा। और एक क्वेश्चन है आपका, देखो एक सीए है, सीए ने प्रैक्टिस है, ठीक है। न्यूज़पेपर वालों ने कितनी सेल की, इसके रिगार्डिंग सीए को क्या देना था, सर्टिफिकेट देना था। सीए ने न्यूज़पेपर की कितनी सेल हुई, इसको सर्टिफिकेट कर दिया, मतलब सर्टिफिकेट दे दिया। क्या क्या देख के, एमआईएस रिपोर्ट देख के, मैनेजमेंट के रिपोर्ट को देख के उसने सर्टिफिकेट दे दिया, प्रॉपर एग्जामिनेशन ही नहीं किया। तो क्लॉज नंबर 7 आएगा, क्लॉज नंबर 7 में वो गिल्टी माना जाएगा। और क्लॉज नंबर 8 भी आएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो कोई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला ही नहीं। सर्टिफिकेट देखते ही समझ जाना। देखो एक तो सर्टिफिकेट देखते ही समझ जाना, क्लॉज नंबर 7 आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टॉक ऑडिट करने के लिए साइट विजिट नहीं किया, मैनेजमेंट के डेटा पे रिलाई कर लिया, तो क्लॉज नंबर 7 आ जाएगा, गिल्टी माने जाओगे। लेकिन स्टॉक ऑडिट में आप ये सारे पॉइंट्स जो है फैक्ट्स में लिख सकते हो, आपको लिखना है क्या, टू कंडक्ट एंड स्टॉक ऑडिट ऑडिटर मस्ट, ऑडिटर को क्या चीज़ें जो है वो चेक करनी है। चेक वेदर द स्टॉक ऑडिट एग्जिस्ट, स्टॉक एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करना है वो आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, उसके कंडीशन को वेरीफाई, फिजिकली वेरीफाइड कंडीशन। उसके बाद मैच द स्टॉक विद द स्टॉक स्टेटमेंट गिवन टू द बैंक। देखो जो स्टॉक है एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, आप उसको देखो, और बैंक ने जो स्टॉक स्टेटमेंट दिया है दोनों को आप क्या करोगे, मैच करोगे। उसके बाद इंश्योर करो प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक फॉर द करेक्ट वैल्यूएशन। उसके बाद जो मैंने आपको लास्ट में पॉइंट्स बताए थे कि भाई इन्वेस्टमेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, इन्वेस्टमेंट 11 लाख की है, लेटर ऑन पता चला 95 लाख की है, मतलब एक्चुअल में कम है। तो क्या क्या क्लॉज आएंगे, 3 क्लॉज आएंगे, क्लॉज 2 आएगा, क्लॉज 7 आएगा, क्लॉज 8 आएगा, ठीक है। इसमें आप ये चीज़ भी जो है वो आप लिखोगे क्या, जो प्राइमरी ड्यूटी होती है फिजिकल वेरिफिकेशन की, वो मैनेजमेंट की होती है, बट ऑडिटर को ईयर एंड में क्या होता है, उसको वैल्यूएशन करना होता है, उसको चेक करना पड़ता है टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि वो नहीं करता। तो देखिए primary duty of the physical verification and valuation of the investment is of the management duty. However, it is the auditor duty to also verify the physical existence and valuation of the investment at the end of the year. Auditor must also obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and valuation of the investment at the end of the year. ठीक है। उसके बाद क्लॉज नंबर 9 और क्लॉज नंबर 10 देखते हैं, पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल का। क्लॉज नंबर 9 कहता है कि अगर ऑडिटर फेल हो जाए कापा में कंप्लाई करने के लिए, ऑडिटर फेल हो जाए कापा को कंप्लाई करने के लिए, इफ़ ही फेल टू कंप्लाई विद गापा, गापा क्या होता है, जनरल एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ द ऑडिट। क्या फेल हो जाए, जनरल एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ द ऑडिट। और जनरल एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट में क्या चीज़ आती है, 3 चीज़ आती है आपका, ऐसे आईसीआई का गाइडलाइन आता है और एक क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड आता है। जनरल एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट इंक्लूड ऐसे आईसीआई गाइडलाइन और एक क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद स्पेशल पॉइंट हम लिखेंगे, ऑडिट ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। एक ऑडिटर जो है वो किसी भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट तभी कर सकता है जब उसके पास क्या हो, उसने पास किया हो, क्या पास किया हो, पीयर रिव्यू प्रोसेस ऑफ ए आईसीआई, और उसके बाद वैलिड सर्टिफिकेट हो जो कि इशू करता है पीयर रिव्यू बोर्ड ऑफ ए आईसीआई। देखो A listed company audit must be done by the auditor who has passed a peer review process of the ICI and hold valid certificate issued by the peer review board of the ICI. Second point, the auditor must write, उसको क्या लिखना चाहिए, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर और मेंबरशिप नंबर, किसमें, जो भी आपका अटैच्ड रिपोर्ट होगा वो। उसके बाद उसको यूडिन जो है वो भी जनरेट करना है। देखो बेसिकली क्या होता है, हर एक रिपोर्ट में, हर एक सर्टिफिकेट पे क्या होता है, यूडिन जो है वो जनरेट होता है। यूडिन ऑल्सो इट इज़ कंपल्सरी टू जनरेट ए यूडिन फॉर द एवरी सर्टिफिकेट एंड ए ऑडिट रिपोर्ट। तो क्लॉज नंबर 7 क्या कहता है, क्लॉज नंबर 7 सिंपली याद रखना, अगर जो ऑडिटर है वो फेल, ऑडिटर ने सीएनए प्रैक्टिस है वो फेल हो जाए गापा में कंप्लाई करने के लिए। क्लॉज नंबर 10 कहता है कि अगर कोई सीएनए प्रैक्टिस जो है वो फेल हो जाए क्लाइंट के मनी को सेपरेट अकाउंट में रखने के लिए, या फिर जिस पर्पज़ के लिए क्लाइंट ने पैसा दिया था उस पर्पज़ के लिए सीएनए प्रैक्टिस ने क्या नहीं किया, यूज़ नहीं किया, तो फेल टू कीप क्लाइंट मनी अदर दैन ए फी, या फिर रिम्यूनरेशन फी और रिम्यूनरेशन को छोड़ के इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, और डज नॉट यूज दैट मनी फॉर इंटरनेट पर्पज विद रीजनेबल टाइम। स्पेशल पॉइंट क्या है,
देखो, एडवांस रिसीव अगेंस्ट सर्विस सरेंडर, एडवांस आपने रिसीव किया सर्विस सरेंडर करने के लिए, तो उस केस में आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखना। या फिर देखो, क्लाइंट जो है ना वो टाइम टू टाइम आपको कुछ मनी पे करता है आपके खर्चे के लिए, तो वो जो पैसा है वो भी आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखना। मतलब रिसीव टू पे द एक्सपेंस फॉर अ शॉर्ट टाइम, अब वो उसको भी आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखना। लेकिन अगर आप लिक्विडेटर और ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर और आपको पैसा मिल रहा है तो उस केस में आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। मनी रिसीव एट लिक्विडेटर ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर, सच मनी मस्ट बी डिपॉजिट इन द सेपरेट बैंक अकाउंट। उसके बाद पार्ट नंबर 2 की बात करें, पार्ट नंबर 2 में 4 क्लॉज है। कितने क्लॉज है? 4 क्लॉज है। पहला, अगर किसी ने क्या किया है, सीएनए प्रैक्टिस ने क्या किया, कॉन्ट्रीवेंस किया है पीजीआर में। पीजीआर क्या होता है? प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रेगुलेशन एंड द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी। कॉन्ट्रीवेंस किया है, कॉन्ट्रीवेंस ऑफ ए पीजीआर, पीजीआर मतलब प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रेगुलेशन एंड द गाइडलाइन ऑफ द काउंसिल। अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा है कि किसी भी सेक्शन का वो क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो क्लॉज नंबर 1 आ जाएगा पार्ट 2 का। ठीक है, अब देखिए क्लॉज नंबर 2 कहता है कि अगर आप किसी कंपनी के फर्म के या फिर किसी भी पर्सन के एम्प्लॉय हो और आपने वहाँ पे काम करते हुए जो भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर किया या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला आपने किसी दूसरे पर्सन को बता दिया बिना अपने एम्प्लॉय के कंसर्न के या फिर बिना किसी भी लीगल रिक्वायरमेंट के, तो आप गिल्टी माने जाओगे। तो उसके बाद बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी फर्म और ए पर्सन डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टू एनी पर्सन कंसर्न इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट विदाउट एम्प्लॉयर कंसेंट और विदाउट लीगल रिक्वायरमेंट। आप कब बता सकते हो? जब एम्प्लॉय ने परमिशन दी या फिर कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्ट इफ एम्प्लॉयर गिव परमिशन या फिर देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। उसके बाद क्लॉज नंबर 3 पे चलते हैं। क्लॉज नंबर 3 कहता है कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, किसमें? स्टेटमेंट में, इन्फॉर्मेशन में, रिटर्न में या फिर फोरम में। किसमें? स्टेटमेंट में, इन्फॉर्मेशन में, रिटर्न में, फोरम में। देखिए, इंक्लूड फॉल्स पर्टिकुलर इन सिर्फ एस स्टेटमेंट, आई से इन्फॉर्मेशन, आर से रिटर्न, ओ आपका एफ से फोरम। टू बी सबमिटेड टू आईसीआई या आईसीआई को, काउंसिल को, कमेटी को, या फिर और डीडी, बीओडी, डीसी। डीडी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर डिसिप्लिन। बीओडी का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। और डीसी का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिनरी कमेटी, या फिर एपीलियर अथॉरिटी को, या फिर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। किसको? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। तो इस केस में क्या हो जाओगे आप? गिल्टी माने जाओगे। कुछ एग्जांपल्स है जो कि मैं आपको बताती हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। देखिए, एक सीए है जो कि मैनेजर है कंपनी में, एक सीए है जो कि मैनेजर है एक कंपनी में। ठीक है, अब उसने क्या किया, वो काम करता है 30 घंटे काम करता है वीक में उसी कंपनी में। अब उसको क्या चाहिए था? वो सीएनए प्रैक्टिस भी है, तो उसको बैंक ऑडिट चाहिए था। तो उसने झूठ बोल दिया क्लाइंट को कि मैं क्या हूँ, फुल टाइम प्रैक्टिस में हूँ। तो वो क्या, उसने क्या किया, गलत इन्फॉर्मेशन दिया ना, तो क्लॉज नंबर 3 में आ जाएगा। पार्ट 2 क्लॉज नंबर 3 में आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? ACA manager in a firm apply for a admission as a fellow to ICAI saying he is a partner in the firm mode a false statement। तो ये वो क्या माना जाएगा? गिल्टी। एक फर्म में एक सीए क्या है? मैनेजर है, बस उसने क्या बोला, मैं उस फर्म का क्या हूँ? पार्टनर हूँ, तो गिल्टी माने जाओगे। ठीक है। इफ़ थर्ड पॉइंट है आपका, इन ए हियरिंग बिफोर डिसिप्लिनरी कमेटी मेड ए फॉल्स स्टेटमेंट एन ए ओट। उसके बाद क्या है आपका 4.C एन ए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन ए कंपनी विल फिलिंग बैंक एम्पैलमेंट फॉर्म गेव डिक्लेरेशन दैट ही वॉज नॉट इन एनी ऑक्यूपेशन या फिर बिजनेस। क्लॉज नंबर 4 देखते हैं। क्लॉज नंबर 4 जो है वो बात करता है चोरी की, फ्रॉड की। अगर कोई सीएनए प्रैक्टिस वो क्या कर रहा है, वो चोरी कर रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है, तो वो गिल्टी माना जाएगा क्लॉज नंबर 4 में। वो गिल्टी माना जाएगा क्लॉज नंबर 4 में। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।